नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण ले लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब चलिए खबरों की बात करते हैं और आज की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे जिससे हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से यूपी के 4 दिन के दौरे पर हैं। उनका लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की तैयारियां कर ली है। पीएम मोदी सितंबर से हर महीने यूपी के 3 जो हैं वो दौरे करेंगे और इस दौरान वो जो है कई योजनाओं की सौगात देंगे। उधर आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। शराब कांड में 3 थाना प्रभारी समेत 9 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। इन पर लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है। अलग अलग इलाकों में एक हफ्ते के अंदर आगरा में 10 लोगों की मौत हो गई थी। कुशीनगर में एक मदरसे से, जी हां, मदरसे से शराब बनाने का सामान मिला है। मदरसा प्रबंधक समेत 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश भी की जा रही है। दो 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया। खबर है सूत्रों के हवाले से कि 2022 चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी हर महीने यूपी के 3 दौरे करेंगे। यह सिलसिला सितंबर से शुरू हो जाएगा। पार्टी ने इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इस दौरान यूपी को कई योजनाओं की सौगात भी मिल सकती है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, ये इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री आएंगे या और भी जो बड़े लीडर्स हैं, क्या ये पूरी स्ट्रैटेजी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है और वो हर कोशिश कर रही है जिससे एक बार फिर से वो सत्ता में वहां पर पहुंच सके। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद बनारस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और यूपी पर उनका विशेष फोकस रहता है और जो भारत सरकार की जो योजना है उसका यूपी के जो जनता और खासकर जो निचले तबके की जनता है वहां तक उनकी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को अगर आगे किया जाएगा तो बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा वहां पर मिल सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते एक रोड मैप बनाया गया और बीजेपी ने प्लान तैयार किया उस रोड मैप के तहत कि हर महीने 2 से 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के लगाए जाए। हालांकि इसके अलावा गृह मंत्री सहित और भी तमाम जो बड़े केंद्रीय नेता हैं उनके भी दौरे लगेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो पहली स्ट्रेटजी है वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने लाया जाए, उसका सियासी फायदा उठाया जाए और कम से कम महीने में 2 से 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के एक चीज और बताइएगा, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश तो पूर्वांचल पर फोकस था, तो क्षेत्र वाइज भी कोई प्लान है कि पहले कहां पे, क्योंकि कई ऐसे जैसे पूर्वांचल को लेकर ये भी कहा गया कि थोड़ी सी वहां पर बीजेपी कमजोर हुई है, यानी कि नाराजगी उधर ज्यादा है, बिखराव जो है क्षेत्रीय दलों में हो गया था। तो कुछ इसको लेके भी कोई फॉर्मूला तैयार हुआ है? देखिए, फॉर्मूला जब अंतिम तभी माना जाएगा जब प्रधानमंत्री कार्यालय तो उस पर मोहर लग जाएगी। अभी केवल एक रोड मैप तैयार किया गया है और एक पूरा मसौदा बनाकर, एक प्रारूप बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। उसके तहत जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गंगा एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन हो या मेरठ एक्सप्रेस हो या मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं अलग अलग जिलों में या कानपुर मेट्रो या फिल्म सिटी जो खुद मुख्यमंत्री ने जिसकी घोषणा की थी उत्तर प्रदेश में बनाने की, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हजारों की लाखों की संख्या में रोजगार तो पैदा करेंगे ही, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में रहने वाली जनता को उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री अगर उन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करते हैं तो एक सियासी तौर पर उसका फायदा मिल सकता है। तो ये इसको लेकर एक रोड मैप बनाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हर महीने 3 जो है विजिट तो होगी ही होगी, ये जानकारी है, और अनाउंसमेंट्स भी बड़ी होगी। अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अफगानिस्तान पर सर्वदलीय बैठक जो है थोड़ी देर में शुरू होगी। सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इस बारे में जानकारी देंगे। बैठक के लिए कई पार्टियों के सांसद पहुंचे हैं। बैठक में शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, कौन कौन से दल जो है पहुंच गए? क्योंकि हमने लगातार तमाम विपक्षी दलों से ये सवाल सुने हैं कि सरकार का स्टैंड क्या है, तो कौन से दल पहुंचे, जरा उनकी भी तस्वीर साफ हो जाए।
तालिबान को लेकर अफगानों को क्या भारत की क्या रणनीति है, करेगा कि नहीं करेगा, तो हम सवाल जवाब। जी निश्चित तौर पे मैं जीनत में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बैठक है वो यहाँ पर मैं लोगों को पहुंचने का सिलसिला जो है, जो सभी दलों के फ्लोर लीडर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर वो पहुंच गए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न दलों के जो नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बात करें, आनंद शर्मा के बारे में बात करें, इसके साथ ही साथ जो एलजेपी के नेता है पशुपतिनाथ पारस वो पहुंच गए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश से बात करें तो अपना दल में की जो सांसद है अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। साफ तौर पर ये जो बैठक बुलाई गई है, ये जो बैठक है वो मैं आपके पास आऊंगी, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। तमाम विपक्षी दलों का हम जिक्र कर रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी आप जानते हैं कांग्रेस की तरफ से जो है अपना पक्ष रखते हैं और लगातार सवाल उठाते हैं। तो ये जो है तस्वीरें कुछ सामने आई है क्योंकि देखिए विषय बहुत ही गंभीर है जो अफगानिस्तान में हो रहा है और तालिबान को लेकर हमें किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई सरकार जो है स्थिति स्पष्ट करे विपक्ष की तरफ से कि हम क्या फैसला ले रहे हैं। रशिया, चाइना जिस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं तालिबान के लिए, सपोर्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर लिया है, क्या हम उस तरह से जा रहे हैं? अनुप्रिया पटेल को भी आप जो है देख रहे हैं। तो तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंचने शुरू हो गए इस मीटिंग में, तो आप मीटिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ी देर में ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी और अफगानिस्तान को लेकर हमें कैसे आगे बढ़ना है, तालिबान को लेकर हमारा क्या स्टैंड रहेगा, हमारा अरबों रुपए का निवेश है वहां पर, वहां के जो सिटीजन्स हैं वो किस तरह से पनाह मांग रहे हैं भारत में, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी बेसिकली, उस पर जरूर चर्चा होगी। सीएम योगी लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। फरियादियों की लिखित समस्याएं लेने के बाद अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए और इसके बाद सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक ली और अफसरों को कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बुलंदशहर में दिन दहाड़े लूट हो गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पेट दर्द का बहाना बनाकर घर में महिला घुसी थी और फिर उस महिला ने परिवार को बंधक बना लिया। लाखों रुपए की लूट की महिला और उसके 3 साथियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो ये खबर आपको अलर्ट करने वाली है। एक महिला एक घर के पास आती है और पेट दर्द का जिक्र करती है और मदद मांगती है और फिर होता यह है कि उसके जो साथी होते हैं वो भी फिराक में होते हैं। महिला जैसे ही दाखिल होती है घर में और उसके साथ ही दाखिल होते हैं और फिर पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट लेते हैं। और अब आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं और ये देखिए तस्वीरों में जो ये लोग हैं भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। महिला और उसके 3 साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। अगर आपसे भी कोई इस तरह से मदद मांगता है तो आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जिसे सच में जरूरत होती है, कई बार लोग इस तरह की खबरों के सामने आने के बाद वो मदद नहीं कर पाते हैं, शंका की नजर से देखते हैं, लेकिन यहां पर आपको जागरूक रहना होगा। फतेहपुर में धर्मांतरण के लिए बच्चों के ब्रेन वॉश का मामला सामने आया है। जेल में बंद जो है धर्मांतरण कराने के आरोपी उमर गौतम पर एक और एफआईआर हुई है। नूरुल हुदा स्कूल से जुड़े मामले में स्कूल के मैनेजर और उसके बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उमर गौतम नूरुल हुदा स्कूल में आता जाता था, उस पर स्कूल स्टाफ और बच्चों के ब्रेन वॉश का आरोप है। स्कूल की पूर्व टीचर की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, आपसे क्या दबाव बनाया गया? हमसे दबाव बस इतना, हमने फीडबैक प्रिंसिपल सर को दिया। ये प्रिंसिपल सर फीडबैक मौलाना सर को दिए तो मौलाना सर को अच्छी नहीं लगी मेरी। उन्होंने मुझको बुलाया और बोला कि तुम डायरेक्टर हो कि प्रिंसिपल हो, तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या, मैं तुम्हारे कहने से दूसरी बिल्डिंग तैयार कर दूँ तो उसमें तुम मतलब बच्चों को शिफ्ट करूँ नमाज के लिए, अरबी उर्दू के लिए। तो बच्चों का ब्रेन वॉश जो है किया जाता रहा है और आप जानते हैं जब से धर्मांतरण का मामला सामने आया, ख़ास तौर से वो बच्चे जो कि जिनके माता पिता नहीं है या वो किसी वजह से हम देखते हैं कि तमाम हॉस्टल्स में, स्कूल्स में रहते हैं गरीब बच्चे, ख़ास तौर से वो बच्चे जो दिव्यांग हैं, वो बच्चे उनको जो है ख़ास तौर से इन्होंने अपना निशाना बनाया।
धारा सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धारा, अब इस मामले में क्या अपडेट्स आई हैं? स्कूल के बारे में बताइएगा, कितने बच्चों का धर्मांतरण यहां पर कराया गया, क्या सामने आया इन्वेस्टिगेशन में? जी जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अवैध धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद उमर गौतम मूल रूप से फतेहपुर के पंथुआ गांव का रहने वाला है। शहर के नूरुल हुदा स्कूल में पढ़ाने वाली पूर्व शिक्षिका कल्पना सिंह ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 फरवरी महीने में मौलाना उमर गौतम अन्य मौलानाओं के साथ स्कूल आया करता था और वहां तकरीर के जरिए स्टाफ को छात्र छात्राओं को ब्रेन वॉश किया करता था, उन्हें प्रलोभन दिया करता था, उन्हें प्रेरित किया करता था धर्मांतरण के लिए। आरोप तो यह भी है कि जब शिक्षिका ने इसका विरोध किया तो उसके बाद उसको प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब शिक्षिका खुलकर सामने आई है और मामले की शिकायत सदर कोतवाली पुलिस से की है, जिस मामले में आरोपी उमर गौतम व स्कूल प्रबंधक व उसके पुत्र समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी जी ना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। शायर मुनव्वर राणा के बेटे की गिरफ्तारी पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि निर्दोष को जो है वो बिल्कुल नहीं फंसाया जाएगा, लेकिन जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन यदि कोई घटना घटती है, कानून का उल्लंघन होता है, तो पूरी जांच के बाद, निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई करता है। हमारी सरकार में किसी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न न हो और दोषी बचने न पावे। अपराध में 0 टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ काल से ही अपनाई। आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े माफिया डॉन भी पकड़े गए और यदि आपसी वैमनस्यता में भी कोई घटना घटी है तो उन मामलों में भी हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, गिरोह थे, वो पूरी तरह से प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं या जेल में हैं। इससे पहले कल लखनऊ में रायबरेली पुलिस ने शायर मुनव्वर राणा के बेटे को गिरफ्तार किया। दरअसल रायबरेली पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि तबरेज राणा पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि उसने संपत्ति विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद अपने ऊपर फायरिंग करवाई। इसी मामले में पुलिस ने मुनव्वर राणा के बेटे को गिरफ्तार किया। सहारनपुर से खबर आ रही है, बस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। देवबंद कोतवाली इलाके में बस पलट गई। एक महिला और एक 7 साल की बच्ची की इसमें मौत हो गई है। 15 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अस्पताल में जो भर्ती कराया गया इन्हें। बदायूं से ये बस चंडीगढ़ जा रही थी और हादसे के बाद ड्राइवर जो है वो मौके से फरार है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक सोसाइटी के लिफ्ट की बात करेंगे, 12वीं मंजिल पर अचानक फंस गई। इसमें एक ही परिवार के 6 लोग फंस गए। सभी करीब 10 मिनट तक फंसे रह गए और इतना ही नहीं, लिफ्ट में फंसने के बाद उन्होंने अलार्म बटन दबाया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट का दरवाजा पीटने और शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और सभी को कड़ी मशक्कत से जो है निकाला गया। इस घटना से सोसाइटी में रह रहे लोगों में काफी गुस्सा है। कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर जो है वो मोटा पैसा वसूलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। गाजियाबाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पंचवटी कॉलोनी की यह घटना है। तो देखिए, 2 पक्षों में मारपीट हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। गाजियाबाद में मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हुए। जमीन का ये विवाद था। देखिए कैसे एक दूसरे को पीट रहे हैं ये लोग। कई तकरीबन 20 से ज्यादा लोग हैं। जमीन विवाद था इनका। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया जो अब सामने आया है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे सब चले हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। तमाशबीन जो हैं उनकी भीड़ भी आपको नजर आ रही है। शराब से मौत मामले पर सीएम योगी सख्त हैं। आगरा में 10 लोगों की मौत हुई है। आप जानते हैं, न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। शराब से मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुख्यमंत्री ने कहा है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। सीएम ने कहा 1 हफ्ते के अंदर 10 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद
देखिए, कई पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी है, कई की रिपोर्ट भी मांगी गई है और मुख्यमंत्री भी अब सख्त हो चुके हैं। तो आगरा में जिस तरह से शराब पीने से, जहरीली शराब के सेवन से 10 लोगों की जान गई, आपने देखा, और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई। पहले ये आंकड़ा 2 का था, फिर 3 हुआ, 4 और फिर अचानक से आंकड़ा 10 का आता है। अनामिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनामिका, क्योंकि हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, किस तरह के आदेश दिए हैं उन्होंने? देखिए, आगरा की घटना पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी अलग अलग जिलों से अवैध शराब को लेकर, जहरीली शराब को लेकर शिकायतें आती रही हैं। कई लोगों की मौतें भी हुई। इसके बाद से छापेमारी का प्रकरण भी चला। फिर हमने देखा कि कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति भी हुई। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि बगैर लोकल मैनेजमेंट के किस तरीके से अवैध शराब बनाने वाले जो लोग हैं अपने धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि जो आगरा में घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में स्थानीय जो अधिकारी हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि जो लोकल लेवल पे अधिकारी, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि बगैर उनके संरक्षण के कैसे हो सकता है कि कोई अवैध शराब का माफिया अवैध शराब को बनवाए, उसको लोग पिए और 10 लोगों की जान चली जाए। तो मुख्यमंत्री ने इसको देखते हुए ये कहा है कि ऐसे ठिकानों पे छापेमारी की जो कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाया जाए और ये जो अभियान है इसको पूरे प्रदेश लेवल पे चलाया जाए, यानी कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी का अभियान चलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। तो पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।